Quaid-e-Azam International Hospital, Islamabad, Pakistan. अस्सलाम वालेकुम सर वादी कैसे हैं आप? ठीक-ठाक जी, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच आपने हमारे शो को जॉइन किया है। काफ़ी लोगों में इन लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि हमने कब फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, कब कायरोप्रैक्टिक के पास जाना है, कब ऑर्थोपेडिक के पास जाना है। तो हम थोड़ा-सा इस चीज़ को भी इस इंटरव्यू में क्लियर कर देते हैं लोगों को। इससे पहले हम इन क्वेश्चंस पे जाएँ, आप थोड़ा-सा अपना बताएँ कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की और कितना एक्सपीरियंस हो गया कायद-ए-आज़म? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में बुलाया और कायद-ए-आज़म का शुक्रिया जिन्होंने इस प्रोग्राम में हम सबको इकट्ठा करने का मौका दिया है। मेरी बर्थ प्लेस तो पाकिस्तान है जी। उसके बाद जो इनिशियल एजुकेशन है वो सऊदी अरब रियाज़ है। वहाँ से एजुकेशन लेने के बाद फिर मैं पाकिस्तान आया। सरगोदा में पढ़ा, फिर उसके बाद मैं ए लेवल के लिए इस्लामाबाद आ गया। ए लेवल करने के बाद मेडिकल कॉलेज का कोई ध्यान नहीं था, प्लान बना तो डेंटिस्ट्री की तरफ गया। डेंटिस्ट्री को जब देखा, जब उसके पैरेलल देखा कि फिज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, तो मैंने देखा कि इट्स वेरी कलरफुल और ये हर फील्ड में है और बड़े डिफरेंट टाइप्स का काम है। तो फिर मैंने फिज़ियोथेरेपी जॉइन कर ली। तो फिर जब फिज़ियोथेरेपी जॉइन की तो फिर उससे लगाव भी हो गया और फिर इतनी फिज़ियोथेरेपी से लगाव हुआ कि फिर शादी भी फिज़ियोथेरेपी से कर ली। जी। तो हाउस जॉब की मैंने निर में इस्लामाबाद में एक हॉस्पिटल है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन में। तो उसके बाद मैंने शिफा इंटरनेशनल जॉइन किया। शिफा इंटरनेशनल के बाद फिर एक ज़लज़ला जब पाकिस्तान में आया, तो एक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का प्रोजेक्ट था रिहैबिलिटेशन का। तो उसमें एज़ अ मैनेजर और सीनियर फिज़ियोथेरेपिस्ट में चला गया। तो हमने फिर एक प्लान बनाया कश्मीर के लिए सीबीआर, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन के विद द ऑर्थोपेडिशियन, न्यूरोसर्जन और फिज़ियोथेरेपिस्ट। वी फ़िल्टर द पेशेंट, हम पेशेंट के घर जाते थे। पेशेंट की डिसेबिलिटी से अकॉर्डिंग जितना भी उसकी मॉडिफ़िकेशन हो सकती है, चाहे वो व्हीलचेयर डिपेंडेंट है या नॉन व्हीलचेयर डिपेंडेंट है। जैसे वॉशरूम है, उसके घर के डोर्स हैं, डोर्स के हैंडल्स जो हैं वो गोल होने चाहिए, राउंडेड या हैंडल वाले होने चाहिए। तो ये छोटी-छोटी एक्सेसिबिलिटीज़ थी, तो वहाँ से मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया, इंटरनेशनली काम किया। फिर फ्यू मंथ्स मैंने अफ़गानिस्तान, वहाँ ज़लज़ला आया तो वहाँ चला गया, फिर ईरान में। फिर आके जब मैंने दोबारा शिफ़ा जॉइन किया, फिर कायद-ए-आज़म से डॉक्टर बंगिश साहब की कॉल आ गई, तो फिर मैंने कायद-ए-आज़म जॉइन किया एंड आई एम द पायनियर फिज़ियोथेरेपिस्ट। कितना टाइम हो गया? मुझे 13 इयर्स प्लस हो गई जी। ठीक है। हाँ। अच्छा, थोड़ा-सा ये बताएँ कि व्हाट इज़ एक्चुअल मीनिंग ऑफ फिज़ियोथेरेपी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। तो मेडिकल साइंस के उन पेशेंट्स को ये ज़्यादा सर्विसेज़ मुहैया करते हैं, जो मेंटली, फिज़िकली या इम्पेयर्ड हो चुके हैं और उनकी तशख़ीस अज़ादाना करते हैं, चाहे वो फिज़िकली इम्पेयर्ड हैं, चाहे डिसेबल हो गए हैं या माज़ूरी है। तो उनकी अज़ादाना तशख़ीस करते हैं और उनकी बहाली के लिए जितना भी हो सके, उनकी मैनुअल थेरेपीज़ करते हैं। मैनुअल थेरेपीज़ में मूवमेंट्स हैं। लोगों को ये पता है कि वी जस्ट डू एक्सरसाइज़, लेकिन हम कुछ दूसरे एजेंट्स हैं, जैसे क्रायोथेरेपी है, उसमें हम उसकी हेल्प लेते हैं। हॉट थेरेपी से लेते हैं। हॉट थेरेपी में फिर मॉइस्ट हॉट पैक्स हैं। मॉइस्ट हॉट पैक्स के अलावा फिर उसमें वोल्केनो मॉइस्ट हॉट पैक्स हैं। वैक्यूम थेरेपी है। फिर इसमें बहुत बड़ा रोल एक इलेक्ट्रोथेरेपी का है। इलेक्ट्रोथेरेपी ट्रीटमेंट विद द करंट, यानी कि हमने अगर मसल को स्टिमुलेशन करनी है, हमने नर्व की स्टिमुलेशन करनी है या क्या करना, ये करते हैं। फिर इसके साथ हम डिफरेंट एजेंट्स जैसे मैनुअल थेरेपीज़ हैं, मैनुअल थेरेपीज़ में जैसे गायनी रिहैब करते हैं, हम लोग यूरोलॉजी रिहैब करते हैं, उसके बाद हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट में प्री एंड पोस्ट ये करते हैं। इस तरह न्यूरोसर्जरी है, न्यूरोसर्जरी में मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़ हैं या वो भले स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से रिलेटेड है, ये देखते हैं। फिर न्यूरोफिजिशियन का एक डिपार्टमेंट है, उसमें जैसे अल्ज़ाइमर है, जैसे बच्चों में ऑटिज़्म है, सीपी बच्चे हैं, उसके तमाम टाइप्स हैं और ये चीज़ें हम देखते हैं। इसी तरह फिर बहुत बड़ा एक रोल आईसीयू में, कि जो प्रोलॉन्ग बेड बाउंडेड पेशेंट्स हैं, उनको हम देखते हैं कि वो प्रोलॉन्ग बेड रिडन होने की वजह से कहीं स्टिफनेस, कोई मसल की स्टिफनेस और इसके साथ कार्डियोपल्मोनरी। कार्डियोपल्मोनरी एक बहुत अच्छा सेक्शन है, फ्यू ईयर से ये हम चल रहा है। फिज़ियोथेरेपी जितना मौसर है, इतना ही कदीम है। अगर हम फिज़ियोथेरेपी की रूट्स देखते हैं, तो बिफोर द क्राइस्ट 460 ईयर्स, तो द फादर ऑफ द मेडिसिन मिस्टर बुकराक, उन्होंने फिज़ियोथेरेपी के इन टेक्निक्स इन चीज़ों का बहुत ज़िक्र किया है। लेकिन जब मॉडर्न वर्ल्ड में 1813 में एक पर हेनरिक लिंक एक स्वीडन जिम्नास्ट हैं और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने फिजियोथेरेपी को एज अ डिपार्टमेंट मुतारफ़ करा है। फिर वर्ल्ड वॉर 2 हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 में जितने भी ज़ख्मी थे, जंगी ज़ख्मी थे हमारी, उनकी जो रिहैबिलिटेशन है उसमें फिजियोथेरेपी का बड़ा रोल हुआ। उसके बाद दुनिया पूरी में मेडिकल में इसको बड़ा सराहा गया, बड़ा किया गया।
उसके बाद एक पूरी दुनिया में कैटास्ट्रॉफी आती है पोलियो की इन 1916 में। तो पोलियो के जो अफेक्टेड लोग थे उनकी जो रिहैबिलिटेशन हुई, उनकी प्रोस्थेसिस एडजस्टमेंट हुई और इन लोगों को जब हम विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी दोबारा नॉर्मल लाइफ में लेके गए, तो फिर इसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया गया। अब पोलियो के बाद इन 1921 इसमें एक माइलस्टोन बड़ा अचीव किया अमेरिका ने। अमेरिका सेटल एप्टा, अमेरिकन फिजियोथेरेपी एसोसिएशन। एप्टा में ने जब रिकॉग्नाइज़ किया फिजियोथेरेपी को तो 1940 से 1945 तक फिर ये दुनिया के तमाम बड़े हॉस्पिटल्स में, बड़े इदारों में, खेल के मैदानों में फिजियोथेरेपिस्ट को एडजस्ट कर लिया गया। उसके बाद जब पाकिस्तान में फिजियोथेरेपी की इंट्रोड्यूस होती है इन 1946 तो ये एज़ अ डिप्लोमा कराची में स्टार्ट होता है जेपीएमसी में, जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज कराची में। तो आफ्टर द फ्यू ईयर्स इसको 3 ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर 4 ईयर की डिग्री हो जाती है जी। फिर 2008 में इस 4 ईयर बैचलर को ये डीपीटी का नाम देते हैं और 5 ईयर का कर देते हैं। तो इस ड्यूरेशन में विदिन बड़ा स्पीडली इसका सफ़र तय होता है और आफ्टर 2008 फिर एमएस शुरू हो जाता है, फिर एमएस की कैटेगराइज़ेशन हो जाती है, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, न्यूरो रिहैबिलिटेशन, गायनी रिहैबिलिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी और बैलेंस के और ईएनटी के और फिर कुछ प्रोसीजर जो डेंटिस्ट्री के वो इसमें शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ से ये सफ़र शुरू होता है और अब तो फिर इसकी पीएचडी हो रही है और 8 दिसंबर जो है 8 सितंबर जो वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है, तो इसमें तमाम दुनिया की जितनी भी बड़ी काउंसिल्स हैं, वो लोगों को आपस में इकट्ठा करते हैं प्रोफेशनल्स को और दुनिया में जितने भी इम्पेयर्ड लोग हैं, उनको अनएबल लोगों को एबल करते हैं ताकि वो करें। हमारे यहाँ जो रोज़मर्रा के जो इश्यूज़ हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं। अगर आप एक नज़र दौड़ाएँ तो मेडिकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रिसर्च है वो पेन किलर्स पे और जो सबसे पुअर रिसर्च का रिज़ल्ट है वो भी पेन किलर्स है। तो एक्चुअल जो फिजियोथेरेपिस्ट है, जैसे मैंने आपको ये पूरी लिस्ट बताई है, इलेक्ट्रोथेरेपी है, मैनुअल थेरेपी है या वैक्यूम थेरेपी है। तो ये हम लोग जो काम करते हैं वो 4 रिसेप्टर्स जो मेन ऑर्गन हमारे ह्यूमन स्ट्रक्चर में है, जिसमें मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, कीमो रिसेप्टर्स हैं, उसके बाद थर्मो रिसेप्टर्स है, ठंडा और गर्म और उसके बाद फोटो रिसेप्टर्स है। हम जब भी किसी भी एक रिसेप्टर्स को इग्नोर करके किसी इन 3 में से 2 रिसेप्टर्स पे फ़ोकस कर जाएँ, तो वी गेट अ पेन, चाहे वो नेक में हो, चाहे वो प्रोलॉन्ग हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या प्रोलॉन्ग किसी चीज़ में बैठे हैं। आप ये देखें कि ड्यूरिंग द ऑटोमोबाइल ड्राइविंग वी सी कंटीन्यूअसली हम देख रहे हैं, हम हैंडल को भी देख रहे हैं, हम अपने आप को बचा भी रहे हैं, दूसरों से भी बच रहे हैं। लेकिन वहाँ हमें कभी थकावट महसूस नहीं होती। वो फीड्स आर वर्किंग, वो आई आर वर्किंग, हम अपनी मैकेनिक्स को देख रहे हैं। लेकिन जैसे अब आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा जो एडिक्शन हो गई है, स्क्रीन टाइम एडिक्शन, चाहे वो टैब्स की है, फ़ोन की है, टेलीविज़न की है, तो इसको जब से ये पर्सनलाइज़ हुआ है, तो साइज़ ऑफ द मोबाइल्स एंड द उसकी डेंसिटी बढ़ी है, तो इट्स गेट अ हर्ट बैक पेन, अपर बैक पेन और अपर बैक पेन के इश्यूज़ ये हैं कि जैसे यू गेट अ स्पैज़्म इन द नेक, यू सफ़र फ्रॉम सम साइकोटिक इश्यूज़ एज़ वेल आपका जो बिहेवियर है उस पे असर है क्योंकि आपका जैसे मसल टाइट होगा तो ब्लड वेसल्स, आर्टरीज़, नर्व के ऊपर प्रेस्टीज आ जाएगा। फ़ोन यूज़ करने पे आप क्या कहेंगे कि स्क्रीन टाइम अगर हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है भी, हम डेली यूज़ करें, हम अपनी जॉब की वज़ह से कर सकते हैं, फ़ोन से एक पोस्चर है जो हम उसको मेंटेन हाँ, देखिए एंटी ग्रेविटी जब भी हम आर्म्स को यूँ मोबाइल लेके यूज़ करेंगे, तो आर्म्स आर गेट एंटी ग्रेविटी और इसका जो असर है वो नेक पे। तो वी यूज़ अ प्लेटफ़ॉर्म हम उसको करें, हम इंक्लूडिंग अपने जैसे आपने ये बाजू रखे हुए, नीचे कुशन रख के हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसका कोई असर नहीं, ठीक है? तो इसको बदलते रहें, इसके एंगल्स को बदलते रहें, तो इसका कोई हर्ज नहीं है। अब डेफिनिटली इट्स अ रिवॉल्यूशन विद द ह्यूमन स्ट्रक्चर। अब दिन-ब-दिन ये जो मोबाइल एडिक्शन है या नॉलेज ऑफ मोबाइल है, स्क्रीन टाइम है, ये जो भी इसको नाम दें, ये बढ़ता जाएगा। देखिए इसको बढ़ना है, लेकिन हमारी मेरे ख़्याल है कि हमारे जीन्स में भी इसकी एडॉप्टेशन आहिस्ता-आहिस्ता आ रही है और जितना इसका मिसयूज़ हो रहा है, लेकिन उतना इसका बेटरमेंट पे चला जाएगा। मैं अकॉर्डिंग टू पोज़ीशन एंड पोस्चर बात कर रहा हूँ। और फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास हमारे यहाँ ज़रा मिथ है कि दे डू अ लॉट्स ऑफ अ मसाज और अनएथिकल प्रैक्टिस। कुछ मार्केट में कुछ है भी इस तरह। कुछ ऐसे थेरेपिस्ट क्लिनिक जो हैं, जहाँ एथिकल प्रैक्टिस नहीं हो रही, वहाँ पेशेंट को ट्रैप किया जाता है कि बिल्कुल है जी। लेकिन जो जैसे बड़े इदारे हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसे कायद-ए-आज़म है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ कोशिश ये की जाती है विद द पेशेंट को लूप में लिया जाता है, चाहे वो ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड है, चाहे वो गायनी से रिलेटेड है, चाहे वो न्यूरोसर्जरी से रिलेटेड है या मस्कुलोस्केलेटल या फिर पीड से रिलेटेड है। तो उनको डॉक्टर्स को लूप में लेके
तो एक टीम वर्क के तौर पे हम लोग काम करते अगर सर इमेजिन आपसे एक और क्वेश्चन होगा एज अ साइकोथेरेपिस्ट कि स्ट्रेस और बॉडी पेन का आपस में दिखा लेंगे। हैं। यस, देखिए, जो कार्डिक अटैक्स हैं, तो कार्डिक इशू की वजह से पेन नहीं होता, मगर पेन की वजह से आप यू गेट अ हार्ट अटैक्स। ठीक है? तो स्ट्रेस, जो इमोशनल स्ट्रेस है, ये इसको मिनिमाइज़ होना चाहिए और हमारे अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए, ताकि कम से कम मस्कुलर स्पैज़्म आए और उसका इफ़ेक्ट दूसरों पर हो। और मैंने ये देखा है कि हॉस्पिटल लाइफ़ में कुछ हम घर को हॉस्पिटल में लेके आ जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए जी। तो हम बिल्कुल फ्री माइंड के साथ आएँ, ओपन माइंड हो, ओपन हैंडेड हों, ताकि हम यहाँ आएँ, तो ओपनली ना कोई स्ट्रेस लें किसी चीज़ का, ना कोई बैक किसी इश्यू का स्ट्रेस हो। तो लाइफ़ बड़ी अच्छी है, ज़बरदस्त है। ऐसे जी। ऐसे थोड़ा-सा कॉमन बॉडी पोस्चर्स पे भी आ जाते हैं कि हम लोगों को कौन से बॉडी पोस्चर्स को मेंटेन। हाँ, सबसे पहले तो जी प्रोलॉन्ग सिटिंग है। हमारे यहाँ अनलकीली, बल्कि पूरी वर्ल्ड में जो फर्नीचर सप्लायर कंपनीज़ हैं, वो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जिनकी दे आर शॉर्ट हाइटेड। उन्होंने, मैं अब कंट्री का नाम नहीं लेता, उन्होंने जो चेयर्स और सोफ़ा के डिज़ाइन्स हैं ना जी, वो अपने से अकॉर्डिंग किए हुए हैं। ठीक है? लेकिन हमने वो फर्नीचर इम्पोर्ट तो कर ली है। अब उस फर्नीचर में हमारी जो बेस है वो ठीक नहीं है। हमारी लेग की जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हाइट नहीं है। नॉर्मल एक जो चेयर है, जितनी आपकी बैठे हुए थाई की विड्थ है, उतना ये विड्थ होना चाहिए। और हाइट जो है हर इंसान की जो अबव नी, आपका हिप जॉइंट अबव नी रहेगा, तो फिर आप अपराइट रहेंगे। और जितना हम लोअर बैक को बेस और बैक के साथ चिपका के रखेंगे, तो कोई डिसऑर्डर नहीं होने लगा, बैक एटलीस्ट नहीं होने लगा। नंबर 1, फिर घरों से प्रॉब्लम ज़्यादा है। क्वालिटी टाइम तो डेफ़िनिटली प्रोफ़ेशनल हॉस्पिटल में गुज़ारा है, लेकिन जो नॉन क्वालिटी टाइम है, वो तो घर में है। जैसे प्रोलॉन्ग किचन स्टैंडिंग है वुमेन्स में, तो थोड़ा-सा किचन को मॉडिफ़ाई होना चाहिए। अभी जो मॉडर्न किचन्स हैं, उसमें फीट की जो पोज़ीशन है, वो थोड़ी आगे-पीछे है, एंड यू बेंड ऑन द फीट्स। तो ये है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने क्लियर किया कि इवन फर्नीचर्स का हमारी अ, बॉडी पेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा एक और चीज़ आप बता दें कि स्लीपिंग पोस्चर के बारे आपने। स्लीपिंग पोस्चर जो है, वो हर इंसान का कस्टमाइज़ है। उसका विड्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है, और फिर उसकी पिलोज़ कैसे यूज़ करें। आप देखिए कि रूटीन में हमारे सोसाइटी में एक ही पिलो है, वो जो 5 फीट का बंदा ले रहा है, वही 6 फीट का ले रहा है। वो 8-10 साल का बच्चा भी वही पिलो ले रहा है, और बड़ा भी। तो आजकल कंटोर पिलो की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिसमें नेक की कर्व्स को मेंटेन रखना है। उसमें पहले आप सीधा सोएँ, साइड पे सोएँ, कोई मैटर नहीं है। लेकिन पिलो की क्वालिटी और उसकी शेप, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, ताकि आप स्नोरिंग से बचें। और जब जितना स्नोर कम होगा, नेक की जो सर्कुलेशन है टुवर्ड द ब्रेन, और ब्रेन से जितने भी एफरेंट इफरेंट न्यूरॉन्स हैं विच कंट्रोल आवर बॉडी, तो वो बेहतर रहते हैं। तो मेरा ख्याल है स्लीपिंग पोस्चर की बजाय हमें पिलो की पोजीशन पे करना चाहिए। अच्छा एक और चीज़ क्लियर कर लें लड़कियों के लिए कि एक साइड बैक कैरी करने की क्या साइड पे? हाँ, आप देखिए कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इट्स बिटवीन द L2 के थोड़ा-सा फ्रंट पे है। हम जैसे ही थोड़े-से अपर लिम्ब से टिल्ट होंगे, और आप अगर बेशक अगर सीधा भी कोई फीमेल चलती है, लेकिन उसका हैवी प्रोलॉन्ग बैग है, और तो उसको अनइंटेंशनली उसको नेक के मसल्स को और शोल्डर को टाइट करना पड़ता है। इससे वुमेन्स के मूड वेरिएशंस पे बहुत फ़र्क है, और स्पाइन के डिसऑर्डर्स होने का बहुत चांस है। ये तो अपर बैक की बात होगी, तो मैं अगर फुटवियर्स की तरफ आऊँ, तो मैं ये फ़ील करता हूँ कि जैसे हमारी सोसाइटी में, स्पेशली इन द पाकिस्तान, वुमेन्स मोस्टली वेयर अ फ्लैट फुटवियर्स, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। आउटर साइड मैं कहूँगा कि 1 इंच टू हाफ इंच हील इज़ नेसेसरी, जो कि आपको चलने में, लोकोमोशन में आपको हेल्प देगी। और फिर उसके इनसाइड अब तो एडजस्टेबल आर्चेज़ मिलती हैं, आप आर्च ज़रूर यूज़ करें। आप अगर देखें कि हमारे जॉइंट डिसऑर्डर जो हैं, वो वुमेन्स में बहुत ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द पुअर प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग एंड पुअर कॉस्मेटिक शेप ऑफ द फुट। अब तो बल्कि दुनिया में जहाँ एस्थेटिक दुनिया में बड़ी तरक्की कर रहा है, तो हमारे पास भी कोई 5-10 किस्म परसेंट ऐसे लोग आते हैं, जो कि कोर एस्थेटिक की बात करते हैं, और ये दुनिया में एक बड़ी नई चीज़ है। एस्थेटिक तो वैसे फिलॉसफी का एक चीज़ है, तो एस्थेटिक तो की आपको पता है कि डेस्टिनेशन तो है नहीं। इट्स अ जर्नी कि आपने अपने आप को फिट करना है, और पाकिस्तान में तो सुबह देखना है, तो हमारा जो टारगेट है एस्थेटिक का वो और है, शाम तक हम कहीं और चले जाते हैं और उसका टारगेट बदल जाता है। तो अभी जो न्यू है स्पेशली फिजियोथेरेपी में, कोर एस्थेटिक, यू आर बिल्डिंग योर ब्यूटी इन योर लिप्स, इन द चीक्स एंड आईब्रोज एंड द डिंपल्स। लेकिन अगर हम इसके एंगल्स की बात करें, व्हिच इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद द एस्थेटिक्स, तो कुछ ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं जो कोर एस्थेटिक पे काम करते हैं। जैसे आप अगर हॉलीवुड और बॉलीवुड के अदाकार देखें, तो दे वर्क ऑन द नेक,
As they turn the neck, they get a sternocleidomastoid beauty. As they turn, they show their love handles. और इसी तरह काफ भी है। और जिस तरह अरिस्टोटल ने कहा है कि जो ब्यूटी है वो सिमेट्री ऑफ द ह्यूमन्स ऑर्गन्स है। तो हमारे यहाँ बस फेस पे है, लेकिन कुछ अब ऐसे लोग हैं जो कि हमारे पास आते हैं, दे वांट टू वर्क ऑन द कोर एस्थेटिक। कोर एस्थेटिक है कि व्हाट इज द शेप ऑफ योर आर्मपिट्स, योर लव हैंडल्स, योर थाइज, योर काफ एंड योर हैंड्स, एज वेल द योर फेस एंड द नेक। तो ये चीज़ें हैं जी, इन पे काम करने की ज़रूरत है। और फिजियोथेरेपी डे बाय डे इज़ गेटिंग बेटर। तो जैसे ये मस्कुलोस्केलेटन से आउट हुए तो जॉइंट रिप्लेसमेंट से निकले तो गायनी रिहैब, फिर कार्डियोपल्मोनरी और एस्थेटिक में। और अब दुनिया में जैसे-जैसे तरक्की हो रही है, फिजियोथेरेपी और जिम भी आपको पता है बहुत उसका ग्राफ नीचे चला गया है। यू गो इन द जिम, यू फिक्स योर बॉडी और आप एक ही लिम्ब को मूव किए जा रहे हैं, तो दिस इज़ आल्सो बैड फॉर द हेल्थ। जबकि अब अगर आप जोसेफ प्लाटे को देखें, तो ही मेक अ फ्लैट मैट प्लाटेज, वो फिर जिम बॉल पे प्लाटेज जाता है, अब फिर प्लाटे रिफॉर्मर्स आ गए। इन द वन सिंगल मूवमेंट के साथ योर हाफ बॉडी इज स्टैटिक, हाफ बॉडी इज द मूविंग, व्हिच बिल्ड योर मोर ब्यूटी इन योर बॉडीज। सर आज काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा है आज का हमारा इंटरव्यू। अभी इंटरव्यू का हमें एंड करना होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बॉडी एक्सरसाइजेस और इन पे भी बात करेंगे, टॉपिक पे ज़रूर बात करेंगे। लास्ट आप और व्यूअर्स को क्या मैसेज करिए? मैं पब्लिक को मैसेज यही दूंगा कि कीप हेल्दी फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन का इम्पैक्ट मस्कुलोस्केलेटन पे बहुत ज़्यादा है, और मस्कुलोस्केलेटन स्केलेटन का जो इम्पैक्ट है वो आपके मूड्स पे है, आपकी बॉडी अलाइनमेंट पे है। तो कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी फ्रॉम द कोर ऑफ द ब्रेन। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आगे मिलते हैं नेक्स्ट शो की नेक्स्ट एपिसोड में। मैं हूँ आपकी होस्ट अल्लाह।